हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक 12मासी और सुगंधित लता के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कॉमनली इस लता को हनीसकल के नाम से पहचाना जाता है। नेटिवली यह लताएं ईस्टर्न एशिया की मूल निवासी है, जिसमें प्रमुख तौर से चाइना, जापान और कोरिया का भौगोलिक प्रदेश समाविष्ट होता है। वहाँ के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के किनारों पर प्राकृतिक रूप में यह लताएं बढ़ती पाई जाती है। इस पर्वतारोही लता का साइंटिफिक नेम लोनिकेरा जापोनिका है और कैप्रिफोलिएसी परिवार में इनकी 36 जनरा और लगभग 180 प्रजातियां पाई जाती है। इसमें लोनिकेरा नाम का पहला शब्द एक जर्मन वनस्पति शास्त्री एडम लोनिट्जर के नाम से आता है और दूसरा जापोनिका वर्ड इसके नेटिव लैंड जापान को निर्देशित करता है। और इसका हनीसकल नाम इसमें प्रचुर मात्रा में होने वाले शहद के कारण पड़ा है, जिसे आसानी से चूसा जा सकता है। दोस्तों, प्रकृति में हर वस्तु को उसका नाम उसके कुछ खास गुण वैशिष्ट्य के कारण ही मिला होता है। कॉमनली इस लता को प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार हनीसकल, जापानीज हनीसकल, गोल्डन एंड सिल्वर हनीसकल, मधुमती, सोने चांदी के फूल ऐसे नामों से बुलाया जाता है। दोस्तों, इस हनीसकल के फूल बेहद सुगंधित होते हैं। इनके यह फूल हमारी हथेली और उंगलियों की तरह कुछ सिमिलरिटी दिखाती है। इन सुगंधित फूलों में इस तरह लगभग 5 पंखुड़ियां होती है, जिसमें से 4 ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है। लंबाई में पोषण स्थिति अनुसार 3 से 4 इंच लंबे यह फूल होते हैं और चौड़ाई में भी आधे से 1 इंच तक होते हैं। इस तरह मल्टीपल कलियों द्वारा एक के बाद एक फूल क्लस्टर्स में खिलते हैं। कलियां खिलने के बाद यह फूल सफ़ेद शेड में खिलते हैं, लेकिन मुरझाने के वक्त यह पीले कलर में डाइवर्ट हो जाते हैं और इसीलिए कॉमनली इन फूलों को सोने चांदी के फूल कहा जाता है। फूल खिलते समय सफ़ेद रंग चांदी जैसा होता है और फूल मुरझाते समय सोने जैसा पीला हो जाता है। इस जापानीज हनीसकल के फूल सूर्यास्त के पहले खिलते हैं और फूल खिलने के बाद 2 से 3 दिन पौधे पर बने रहते हैं। इसका फ्लावरिंग सीजन वसंत के बाद देर गर्मियों में शुरू हो जाता है और लगभग नवंबर के अंत तक इस पर फ्लावरिंग बनी रहती है। भौगोलिक परिस्थिति अनुसार कुछ रिसर्च में अप्रैल से अगस्त तक इसका फ्लावरिंग नोट किया गया है, लेकिन आज नवंबर महीने की 6 तारीख है और मैंने शूट किए हुए इस पौधे पर अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। इनफैक्ट गर्मियों के दिनों में जब इस पर मैसिव फ्लावरिंग होती है तो इन फूलों की मन भावन खुशबू को दूर से ही सूंघा जा सकता है। हवा के झोंकों द्वारा इसकी खुशबू आसपास के वातावरण को महका देती है और साथ में प्राकृतिक वातावरण में हिरण, खरगोश जैसे जंगली प्राणियों द्वारा इन फूलों को बड़े चाव से खाया जाता है, क्योंकि टेस्ट में यह फूल थोड़े मीठे होते हैं। इसलिए प्राकृतिक वातावरण में इन फूलों को पक्षी प्राणियों का भोजन स्रोत भी माना जाता है। दोस्तों, इस हनीसकल की लता पर फ्लावरिंग के अंतिम चरण में इस तरह बेरी के जैसे काले फल लगते हैं। शुरू में यह हरे होते हैं और पकने के बाद काले रंग के बन जाते हैं। इन फलों में एवरेजली 2 से 3 बीज होते हैं। तकरीबन सितंबर से नवंबर तक पौधे पर यह फल डेवलप होकर पक जाते हैं। हालांकि हनीसकल के और कुछ किस्मों के फल लाल और नारंगी भी होते हैं। प्राकृतिक वातावरण में फल पकने के बाद प्राणी पक्षियों द्वारा या फिर कुछ मैमल्स द्वारा खाए जाते हैं। बाद में उनके टूल्स द्वारा इस हनीसकल के बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं। दोस्तों, इस हनीसकल की पत्तियां इस तरह अंडाकार शेप में गर्द हरी और चमकीली होती है। स्टेम पर अल्टरनेट शेप में निकलने वाली यह पत्तियां काफ़ी घनी हरियाली बनाती है। लंबाई में यह 2 से 3 इंच तक विकसित होती है और हमेशा एक ग्रीनरी मेंटेन करती है। दोस्तों, यह हनीसकल की बेल एक ट्विनिंग टाइप बेल है, जो कि बड़े पेड़ों पर प्राकृतिक वातावरण में ट्विन टाइप में ऊपर चढ़ती है। प्राकृतिक वातावरण में जंगलों में इसकी ऊंचाई 10 मीटर तक नापी गई है। इनफैक्ट लियाना टाइप यह बेलें बहुत हार्डली बड़े पेड़ों पर चढ़ाई करके ऊपर तक पहुंच जाती है। यह इस हनीसकल की प्राकृतिक हाइट है, लेकिन हम हमारी प्लांट गैलरी में इसे प्रूनिंग के माध्यम से मनचाहे आकार में मर्यादित रख सकते हैं। जितनी यह बेला ऊंचाई में बढ़ती है, उसी तरह इसके रूट्स भी जमीन के अंदर गहराई तक चले जाते हैं। जमीन के अंदर कुछ प्रकंद टाइप इसके रूट्स होते हैं, जिससे बार बार काटने पर भी यह बेल फिर से उगाती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर गहराई तक जाने वाले इसके प्रकंद टाइप रूट्स में लगातार नए शूट्स प्रोड्यूस करने की काफ़ी बड़ी क्षमता होती है। साथ में ज़मीन की सतह पर इसके रनर्स भी होते हैं। सीधे मिट्टी के संपर्क में आने पर हर जगह नए रूट्स जड़ जाते हैं और जगह जगह नई वृद्धि शुरू हो जाती है।
दोस्तों इस जापानीज हनीसकल के सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पूर्ण सूरज की रोशनी में पनपने वाला पौधा है। इसलिए इस लता को कभी भी शेडी एरियाज में नहीं लगाना चाहिए। शेडी एरियाज में इस पौधे की ना तो अच्छी तरह से ग्रोथ होगी और ना ही इस पर कोई फ्लावरिंग आएगी। यह पौधा पूर्ण सूरज की रोशनी में बढ़ने वाला पौधा है। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में जहाँ भी हम इस हनीसकल के पौधे को ग्रो करना चाहते हैं वह लोकेशन पूर्ण सनी लोकेशन होना चाहिए, क्योंकि सूरज की सीधी धूप के नीचे यह पौधा काफ़ी निखार के साथ खिल उठता है। इसलिए इस पौधे के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे घर के एरियाज़ का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए, और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए, क्योंकि घर के इस डायरेक्शन में साल भर सूरज की रोशनी बनी रहती है। दोस्तों इस हनीसकल के वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो ज़्यादातर सभी प्रकार की लताएं या फिर वाइन्स थोड़ी सी वाटर लविंग कैटेगरी की होती है, और इसीलिए गार्डन के सीधे ज़मीन में इसे लगाने पर इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर गहराई तक चली जाती है। इसलिए गार्डन की सीधी ज़मीन में जब हम नया पौधा लगाते हैं तो शुरुआती दिनों में इसके वाटरिंग का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन जब यह पौधा या फिर यह लता सेट हो जाती है तो ज़मीन के अंदर नमी को ढूंढते हुए इसकी जड़ें वहां तक पहुंच जाती है, और एक बार सेट होने के बाद आम पौधों की तरह नॉर्मल वाटरिंग में भी यह बेला काफ़ी फलती फूलती है। हमारे प्लांट गैलरी के पॉट्स या कंटेनरों के पौधों के जड़ों के पास एक हल्की नमी हमें बनाए रखनी होती है। इसलिए टॉप सॉइल सूखने के बाद कंटेनर में लगाई गई बेलों को हम पानी दे सकते हैं। सीधे गार्डन की ज़मीन में या प्राकृतिक वातावरण में ज़्यादातर सभी प्रकार की उपजाऊ मिट्टी में यह पौधा अच्छी तरह से फलता फूलता है। ज़मीन में अवेलेबल न्यूट्रिशन सप्लाई पर भी यह बेल अपना काफ़ी अच्छा विकास करती है। लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में इस बेला को पॉट्स या कंटेनरों में लगाते समय वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाने के साथ साथ वह जैविक खाद से भी समृद्ध होनी चाहिए, क्योंकि पॉट्स या कंटेनरों की मिट्टी में न्यूट्रिशन की सप्लाई खुली या सीधी ज़मीन की तुलना में काफ़ी कम होती है, और इसीलिए वक्त वक्त पर न्यूट्रिशन की सप्लाई हमें पॉट्स या कंटेनरों के पौधों को करनी पड़ती है। पॉट्स या कंटेनरों के पौधों को अच्छी फ्लावरिंग के लिए इनके मेन फ्लावरिंग सीजन में हम NPK बेस के साथ फॉस्फोरस युक्त खुराक दे सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर इस हनीसकल के पौधे पर किसी गंभीर कीट का प्रभाव नहीं दिखाई देता, लेकिन एक रूटीन के तहत हम इस पर गाय के गोमूत्र या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। खुली जगह के अभाव के कारण अगर इस पौधे को हम पॉट्स में ग्रो करना चाहते हैं तो हो सके तो बड़े साइज़ के कंटेनरों को यूज़ करना बेहतर होगा, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में लगभग 30 फीट तक की हाइट तक बढ़ने वाली यह बेल छोटे पॉट्स में बहुत सीमित रहती है, क्योंकि लगभग 30 से 40 फीट तक बढ़ने वाली इस बेल की ज़मीन के अंदर रूट सिस्टम भी उसी तरह डेवलप होती है। हमारी प्लांट गैलरी में इस बेल को अच्छी तरह फैलने के लिए चेन लिंक जाली या फिर फेंसिंग जैसे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना काफ़ी बेहतर होता है, और फ्लावरिंग खत्म होने के बाद सर्दियों में हम इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। प्रूनिंग के माध्यम से एक मर्यादित आकार में हम इसकी ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि प्रूनिंग के माध्यम से इस हनीसकल की बेल को मर्यादित रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। प्राकृतिक वातावरण में यह एक आक्रामक प्रजाति मानी जाती है जो लोकल बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करती है। प्राकृतिक वातावरण में यह बेल जंगल के अंडर स्टोरी को या फिर सेकेंडरी लेयर को काफ़ी प्रभावित करती है। ज़मीन पर घनी चटाई जैसी व्यवस्था बनाकर फैलने वाली इसकी आदत की वजह से जंगल के सेकेंडरी अंडर स्टोरी में रहने वाले पक्षियों की पॉपुलेशन प्रभावित होती है, क्योंकि यह प्रजाति सूरज के प्रकाश और ज़मीन के पोषक तत्वों के लिए लोकल स्पेसीज के साथ बड़ी स्पर्धा करती है और तेज़ी से फैलकर छोटे पेड़ पौधों को ढक देती है। इसलिए हमारी गार्डन की खुली ज़मीन में इसे एक मर्यादित स्वरूप में ही हमें बढ़ाना चाहिए। दोस्तों इस हनीसकल का प्रोपगेशन हम इनके बीजों से या फिर इनके स्टेम कटिंग से या फिर लेयरिंग मेथड से आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर कटिंग से लगाए गए पौधों पर एवरेजली 2 से 3 साल में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों एक अध्ययन अनुसार इस हनीसकल के पौधे में फूलों को छोड़कर बाकी के भागों में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड और कैरोटीनॉइड जैसे रसायन पाए जाते हैं, जो हम इंसानों के लिए थोड़े हल्के विषाक्त साबित हो सकते हैं। इसलिए इस पौधे के फूलों के अलावा फल और पत्तियों के ओरली कनेक्शन से हमें थोड़ा दूर रहना है। हालांकि पारंपरिक चिकित्सा में इस पौधे के काफ़ी मेडिसिनल यूजेस पाए जाते हैं। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में चाइना में सर्पदंश के इलाज में इनके फूलों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यह हनीसकल की बेला एक मनमोहक सुगंध के साथ हमारे प्लांट गैलरी की एक बहुत ही हार्डी वाइन है, जिसे हम लो मेंटेनेंस के साथ ग्रो कर सकते हैं।
अच्छा तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।